हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा और आपका द लर्न बुक में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनको ग्लोब पर कैसे ड्रा किया जाता है और ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वह किन देशों से होकर गुजरती हैं, कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं किन देशों से होकर गुजरती हैं, साथ ही साथ में ताप कटिबंध क्या होते हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश से कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे हम विषुवत बोलते हैं। इस मैप में मैं केवल समझाने के लिए लाइन ड्रा कर रहा हूँ। इसमें आप ये मत समझिएगा कि जहाँ पे मैंने ड्रा किया है उन्हीं कंट्री से होकर गुजरती है। यह आप आगे अभी सीखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है। यहाँ पे मैं लाइन केवल समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। तो हमारे ग्लोब में यानी हमारी पृथ्वी के मध्य से एक काल्पनिक रेखा ड्रा की गई है जिसे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं या इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित क्षेत्र को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसके साउथ में स्थित क्षेत्र को सदर्न हेमिस्फेयर अर्थात ऊपर वाले क्षेत्र को यानी उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जब हम लैटिट्यूड लाइन ड्रा करते हैं तो एक लैटिट्यूड लाइन पे कई सारी कंट्रीज स्थित होती हैं। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है और इस लाइन पे कई सारी कंट्रीज स्थित हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई क्षेत्र है, यहाँ पे कोई क्षेत्र है, यहाँ पे कोई क्षेत्र है और इन सब के लिए हम केवल एक ही लाइन ड्रा किए हैं या एक ही अक्षांशीय रेखा बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। यानी अगर हम केवल इक्वेटर किसी स्थान का पता हो तो हम इससे यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पर है। इसको आप इस तरह से समझिए, अगर हमें किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो तो उसके लिए हमें केवल अगर एक्स एक्सिस दे दिया जाए तो हम यह नहीं कह सकते कि वाई पॉइंट कहाँ है जब तक कि हमें वाई एक्सिस का पता ना चल जाए। तो जो एक्स एक्सिस है वो हमारे ग्लोब पर अक्षांश का काम करता है और जो वाई एक्सिस है उसी को हम देशांतर समझ सकते हैं। और जब हमें x और i दोनों पता होंगे तभी हम किसी बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। अर्थात अगर हमें यहाँ पे इस बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो इसके लिए हमें देशांतर भी पता होना चाहिए और अक्षांश भी पता होना चाहिए। अगर हम अपनी धरती को इस तरह से कुछ 3D मैप में बीच में से कोई क्षेत्र काट लें बिल्कुल मध्य से होकर के बिल्कुल कोर तक उसकी कट हो और उसके कोर से पृथ्वी की सतह पे एक लाइन ड्रा करें बिल्कुल मध्य में, तो हम उसे 0 डिग्री बोलेंगे। और उस पर अगर कोई लंबवत लाइन ड्रा करें तो उसे हम 90 डिग्री, क्योंकि वो लंबवत है तो 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल और अगर नीचे की तरफ यही लाइन जाएगी तो 90 डिग्री पे ही साउथ पोल स्थित है और 0 डिग्री पे हमारी इक्वेटर स्थित है। और यहीं से हम जितने एंगल्स का कोण बनाते हुए लाइन ड्रा करते चलेंगे वही हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी। अगर यहाँ से ये जो फाई दिया हुआ है अगर इसके बराबर अगर हम 1 डिग्री ड्रा करेंगे तो 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा होगी। अगर हम इसके बराबर 15 डिग्री ड्रा करेंगे, 15 डिग्री ड्रा करेंगे कोण, तो वो 15 डिग्री अक्षांशीय रेखा होगी। तो कुछ इस तरह से अक्षांशीय रेखाएं ड्रा की जाती हैं। तो इस तरह से इक्वेटर के ऊपर में 90 अक्षांशीय रेखाएं ड्रा की जाती हैं और उसके नीचे 90 अक्षांशीय रेखाएं ड्रा की जाती हैं। अब हम इस स्लाइड में सीखेंगे कि ग्रेट सर्किल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस यानी 2 लैटिट्यूड्स के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी होती है और टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड कितनी है हमारे पृथ्वी पर। तो चूंकि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम इक्वेटर बोलते हैं और इक्वेटर के ऊपर 90 अक्षांशीय रेखाएं ड्रा की जाती हैं, तो एक तो हमारा इक्वेटर हो गया और इक्वेटर के ऊपर 90 अक्षांशीय रेखाएं और इक्वेटर के नीचे यानी साउथ में 90 अक्षांशीय रेखाएं, तो टोटल 181 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो चूंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक बिंदु होता है, एक बिंदु हो जाता है, तो हम इसको कभी कभी अक्षांशीय रेखाओं में काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से टोटल 179 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो यह आपके
प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो आप 181 और 179 दोनों याद रखेंगे। आपको इनमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, अगर 181 मिलता है तो उसे लगाएंगे, अगर 181 नहीं मिल करके 179 होता है ऑप्शन में तो आप इसे लगाएंगे। अगर आपको कहीं लिखना है तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। जो इक्वेटर होता है यानी जो विषुववृत्त होता है सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है और इसे हम ग्रेट सर्किल बोलते हैं। इसके अलावा जितनी भी देशांतरी रेखाएं होती हैं उन्हें भी हम ग्रेट सर्किल बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं उन सबकी लंबाइयां समान होती हैं। लेकिन जो अक्षांशीय रेखा होती है इनकी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर दूरी कम होती जाती है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों की तरफ चपटी है। तो सबसे इसकी जो मैक्सिमम लंबाई होती है वो इक्वेटर पे होती है, और ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी लंबाइयाँ कम होती जाती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और चूंकि जो दो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो आपस में समानांतर होती हैं, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो होती है 111 किलोमीटर। आप इस मैप को देख के समझ सकते हैं कि जो सबसे 90 डिग्री नॉर्थ पोल या 90 डिग्री साउथ पोल कुछ इस तरह से बिंदु की तरह काम करता है, और इसीलिए कभी कभी इसको हम काउंट नहीं करते हैं, और 179 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। अब हम सीखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लाइन है जो हमें याद रखनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स लाइन है। 90 डिग्री नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को हम साउथ पोल बोलते हैं। इसके अलावा 0 डिग्री को आपको पता ही है इक्वेटर बोलते हैं। 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांशीय रेखा नॉर्थ अक्षांशीय रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यानी कि मकर रेखा बोलते हैं। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्किल अर्थात 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और इसी तरह से 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब इन 7 लाइन्स में जो 3 लाइन्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि ये रेखाएं कौन कौन सी कंट्रीज से जाती हैं। तो हमें यह भी याद होना चाहिए कि ये जो 3 रेखाएं हैं अर्थात कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। अब आगे हम इसी के बारे में देखते हैं कि ये रेखाएं किन किन कंट्रीज से होकर के गुजरती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन कंट्रीज से होकर के गुजरती हैं। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका के 3 देशों से, अफ्रीका के 7 देशों से और एशिया के 3 देशों से होकर यह रेखा गुजरती है। अगर साउथ अमेरिका के देशों की बात करें तो इसमें सबसे पहला देश है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका में सबसे बाहर एक देश स्थित है, इसको हम बोलते हैं साओ टोमे और प्रिंसिप, और फिर गैबन, फिर कांगो गणराज्य और फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर युगांडा, फिर केन्या और फिर सोमालिया। तो ये 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका की। एशिया में हम बात करें तो एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और यहाँ सबसे लास्ट में एक देश है किरीबाती बोलते हैं उसे। एशिया में जो मुख्य भाग है यानी जो स्थल क्षेत्र है वहाँ से केवल इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। जो मालदीव और किरीबाती हैं इनके समुद्री क्षेत्रों से होकर के यह रेखा गुजरती है। अब आइए हम बात करते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल 18 देशों से होकर गुजरती है। इन देशों में कुछ उत्तरी अमेरिका के देश हैं, कुछ अफ्रीका के देश हैं और कुछ एशिया के देश हैं। आइए हम देख लेते हैं पहले कि उत्तरी अमेरिका के कितने देश हैं, अफ्रीका के कितने देश हैं और एशिया के कितने देश हैं। तो उत्तरी अमेरिका के टोटल 3 देश हैं, अफ्रीका के टोटल 8 देश हैं और एशिया के टोटल 7 देश हैं। इतने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में हवाई द्वीप, यहाँ पे एक क्षेत्र थोड़ा सा है हवाई द्वीप जो कि अमेरिका का है, वहाँ से होकर गुजरती है। फिर मैक्सिको और फिर बहामास,
ये मैक्सिको का क्षेत्र है और ये बहामास का क्षेत्र है। अफ्रीका में सबसे पहले यहाँ पे इंटर करती है पश्चिमी सहारा, जो कि मोरक्को द्वारा दावा किया जाता है, और मोरक्को वाला क्षेत्र ये है। पश्चिमी सहारा के बाद में मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, ये टोटल कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की। फिर एशिया में जब इंटर करते हैं तो एशिया में सऊदी अरब, ओमान, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश, चीन और फिर ताइवान, यहाँ पे एक बांग्लादेश भी है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं एशिया की, और ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, और ये टोटल 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। आइए देखते हैं मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा टोटल 12 कंट्रीज से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिका का चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील। फिर अफ्रीका वाले क्षेत्र में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिका, मेडागास्कर, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और इधर ही फ्रेंच पॉलिनेशिया, यहीं पे कहीं पे है फ्रेंच पॉलिनेशिया, और यहाँ पे सबसे लास्ट में टोंगा। टोटल इतनी कंट्रीज हैं जिनसे मकर रेखा होकर के गुजरती है। यहाँ पे इस तरह से याद करेंगे कि टोटल 4 देश हैं साउथ अमेरिका के, टोटल 5 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, और टोटल 3 कंट्रीज हैं इधर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो इस तरह से याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी। टोटल 12 कंट्रीज से हो करके मकर रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं ताप गठबंधन की। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, सूर्य पूरे साल भर में एक ना एक बार यहाँ पे प्रत्येक अक्षांश पे सर के ऊपर जरूर आता है, अर्थात यहाँ पे जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, और इसीलिए हम इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जो कर्क रेखा है यानी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और फिर 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यानी जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध, इस वाले क्षेत्र को और नीचे इस वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। जो बीच वाला ये वाला क्षेत्र है इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और फिर 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से साउथ पोल तक, 60 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नॉर्थ पोल तक के क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। यानी जो ये वाला क्षेत्र है ऊपर वाला क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र, इसे शीत कटिबंध बोलते हैं। बस इतना याद रखिए कि 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, और 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर पोल वाले जो 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाला क्षेत्र है और 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे वाला क्षेत्र है, उसे हम शीत कटिबंध बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी यह भी पूछे जाते हैं। हम इसे मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और इसे मान लेते हैं 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और इसी तरह से नीचे 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके बीच वाले जो
क्षेत्र ये होते हैं, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये वाला क्षेत्र 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि लॉन्गिट्यूड को ड्रा कैसे किया जाता है। ये हमारी धरती है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा जो होती है इसे हम देशांतर बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड। आइए अब हम पहले जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड को ड्रा कैसे करते हैं। अभी हमने आपको समझाया कि लैटिट्यूड को कैसे ड्रा करते हैं, सेम उसी तरह से लॉन्गिट्यूड को भी ड्रा किया जाता है, बशर्ते लॉन्गिट्यूड का जो एंगल होता है ये कुछ नीचे इस तरह से, जो पड़ी वाली रेखा आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ पे जो ये आया ये 0 डिग्री हो गया। अगर हम इस वाली लाइन को प्राइम मेरिडियन बोल दें, प्राइम मेरिडियन बोल दे, तो यहाँ से इधर की तरफ अगर इससे, तो इस तरह से ऐसे पीछे की तरफ ड्रा की जाती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, कुछ इस तरह से। और ऐसे ही ये पीछे की तरफ ड्रा की जाती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक अर्धवृत्त हैं, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसको मिलाने वाली जो ये रेखाएं हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला जहाँ पे स्थित है उसी को हमने प्रमुख यामोत्तर मान लिया है, यानी यहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला यहाँ पे कहीं स्थित होगी, तो यहाँ से जो जाने वाली देशांतर रेखा है उसे हम प्रमुख यामोत्तर या प्रमुख देशांतरीय रेखा बोलते हैं। तो ध्रुव की तरफ बढ़ने पर इनके बीच की दूरियां घटती जाती हैं तथा ध्रुवों पर 0 हो जाती हैं, अर्थात जो देशांतरीय रेखा होती हैं विषुवत रेखा पे इनकी दूरियां मैक्सिमम होती हैं। ये विषुवत रेखा है और इस पे इनकी दूरियां मैक्सिमम होती हैं। इस पे इनकी दूरी होती है 111.3 के आसपास, इतनी इसकी दूरी होती है। लेकिन जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये जो दूरी है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये कम होती जाती है और बिल्कुल नॉर्थ पोल या बिल्कुल साउथ पोल पे पहुंचने पे ये 0 हो जाती है। यहाँ पे इनके बीच की दूरियाँ 0 हो जाती हैं और सभी जो देशांतरीय रेखा हैं वह आपस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलती हैं और इनकी जो लंबाइयाँ हैं वो समान होती हैं। अगर हम देशांतरों की संख्या की बात करें तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं, जिसमें जो प्रमुख यामोत्तर जो यहाँ से होकर के गुजरती है उसके पूरब में 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं और इसके पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अब यहाँ पे ये फैक्ट वाली बात है कि 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है वह एक ही लाइन है। तो इस तरह से हम एक जगह 180 जोड़ेंगे और दूसरी जगह 179 जोड़ेंगे और एक जो हमारी प्रमुख यामोत्तर है वो, और टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया कि किस तरह से देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। चूँकि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है तो जो पूरब वाले देश क्षेत्र होंगे, इधर की तरफ जो क्षेत्र होंगे और ये पश्चिम है, ये प्रमुख यामोत्तर मान लेते हैं, तो इधर सूर्य, सबसे पहले सूर्योदय इधर ही होगा। अगर इधर सूर्य है तो सबसे पहले सूर्योदय इधर ही होगा, इस वाले साइड में इधर होगा। तो जब हम टाइम लाइन की भी बात करेंगे तो देखेंगे कि इधर टाइम जो है, इधर टाइम बढ़ता है इधर जाने पे और इधर जाने पे टाइम घटता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्योदय इधर पहले होता है और इधर बाद में होता है। तो हमारी धरती 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, अर्थात कोई जो क्षेत्र यहाँ पे स्थित है वो 24 घंटे के बाद में फिर यहीं पे आ जाएगा। तो 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, अर्थात कि 1 घंटे में यह टोटल 15 डिग्री रोटेट करती है।
अर्थात 8 डिग्री रोटेट करने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। अभी इन बातों की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हमारी है प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश वेधशाला कहीं पे स्थित है, वहीं से होकर के गुजरती है, और हमारे जितने भी देश हैं उन्होंने माना कि यही प्राइम मेरिडियन है। और इस पे जो देश अवस्थित हैं उन्हें आप याद कर लिए। इस पे देश हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। अगर मैप पे हम बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, इसके बाद में ये स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और फिर सबसे नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका। 12 बज रहे हों तो इधर हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का समय आगे होता जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी धरती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, अर्थात 1 घंटे में वो टोटल 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। अर्थात 8 डिग्री रोटेट करने में इसे 4 मिनट का समय लगेगा। जो ये प्राइम मेरिडियन है इसके पूरब में जितने देश हैं उनकी घड़ी यहाँ से आगे होती जाती है, 15-15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आता जाता है। तो इस तरह से जो हमारा भारत है ये इसका टाइम 5.5 घंटे आगे है प्राइम मेरिडियन के टाइम से, और इसी तरह से जो इधर वाले क्षेत्र हैं उनका टाइम पीछे होता जाता है। अब अगर हम यहाँ से और यहाँ तक देखें तो टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और प्राइम मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में 12 घंटे का अंतर आ जाता है। इधर भी 12 घंटे का अंतर, इधर भी 12 घंटे का अंतर, यानी कि जो इधर वाला लास्ट वाला पॉइंट होगा वो 12 घंटे पीछे होगा, और जो इधर का लास्ट पॉइंट है वो 12 घंटे आगे होगा। तो इसीलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इधर क्रॉस करते हैं तो 1 दिन पीछे हो जाते हैं, और जब हम इधर आते हैं तो 1 दिन आगे हो जाते हैं। यानी आप इसे कुछ इस तरह से समझिए कि जब इधर चलेंगे तो टाइम हमारा आगे होगा प्राइम मेरिडियन से, और प्राइम मेरिडियन के इधर चलेंगे तो टाइम हमारा पीछे होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जब हम उसको क्रॉस करेंगे इधर तो इधर टाइम पीछे होगा, यानी 1 दिन पीछे होंगे जाएंगे टोटल, और इधर आएंगे तो टोटल 1 दिन आगे हो जाएंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 1984 में इसको स्वीकार किया गया। तो इस वीडियो में बस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज वर्ल्ड मैप से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।